सिटी नाइट की चलिए शुरुआत करते हैं। खबर भोपाल से है। निगम मंडल आयोग प्राधिकरण में नियुक्तियां हैं। घनश्याम पिरोनिया अध्यक्ष बांस शिल्प विकास बोर्ड, बाबूलाल बंजारा अध्यक्ष विमुक्त घुमक्कड़ जाति विकास, वेद प्रकाश शर्मा अध्यक्ष योग आयोग, हरीश श्रीवास्तव ये सदस्य योग आयोग। तो निगम और मंडल और आयोग और प्राधिकरण में नियुक्तियां हुई हैं। उन्हीं के नाम में आपको बता रहा हूं, जैसे घनश्याम पिरोनिया को अध्यक्ष बनाया गया है बांस शिल्प विकास बोर्ड का, बाबूलाल बंजारा को अध्यक्ष बनाया गया है विमुक्त घुमक्कड़ जाति का, और वेद प्रकाश शर्मा को बनाया गया है अध्यक्ष योग आयोग का, और इसके साथ हरीश श्रीवास्तव को ये सदस्य बनाए गए हैं योग आयोग के। और खबर यह कि तुर्की में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। ज्यादा होती है ये। तुर्की और सीरिया बॉर्डर पर भूकंप आया है। तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है, जिसे आप कह सकते हैं। तुर्की और सीरिया बॉर्डर पर फिर से भूकंप आया है। आज ही देश के प्रधानमंत्री वहां से लौटे एनडीआरएफ के जवानों से मुलाकात की थी। आज हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन, विधायक वेतन भत्ते पेंशन संशोधन, इन सारी चीजों को मंजूरी की गई है। चूंकि आज कैबिनेट की बैठक थी और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जो हम स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। विधायक वेतन भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है इस कैबिनेट की बैठक में। 36 ITI के विकास पर 1216 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भूपेश कैबिनेट ने कई अहम निर्णय आज लिए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी से होना है, जिसकी तैयारियों के लिए प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को अलग अलग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से हमारे संवाददाता ने बात की है। 24 घंटे डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे, ऑन कॉल डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी एम्बुलेंस रहेंगी, दवाइयाँ भी उपलब्ध रहेंगी। एयरपोर्ट, एक रेलवे स्टेशन, एक बस स्टैंड, यहाँ पे जो भी हमारे डेलीगेट्स आएंगे उनको हम लोग रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद उनके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनके ठहरने की व्यवस्था है। कितना डायज रहेगा, कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग किस तरीके से संबोधन का कार्यक्रम होगा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ लगभग तैयारी पूरी है। पंडाल जोरदार बन रहा है, बुब्बे बन रहा है, और कल तक लगभग हमारा पंडाल पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर की आदर्श गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गायों के बीच गुजारना भी चाहिए। सिंधिया ने आदर्श गौशाला में गौ माता की विधि विधान के साथ पूजन भी किया। ये क्षेत्र जो एक समय में एक रेगिस्तान के रूप में होता था, पृथ्वी पर एक हरियाली का क्षेत्र हम लोग निर्मित करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि मुझे एक मौका इन्होंने दिया गौ माता की सेवा करने के लिए। पन्ना में अवैध उत्खनन को लेकर बीजेपी कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार में लगे हैं। असल में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस नेता पर अवैध उत्खनन का आरोप लगाया था, जिस पर कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडे ने पलटवार किया है। तत्कालीन हमारी SDM रही हैं
आयुषी जैन, आज उन्होंने जब उनके ट्रक डंपर पकड़े थे तो ये छुड़ा के उनसे ले आए थे और उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हुई थी और तत्काल इन्हीं कमल लाल जी ने दूसरे दिन तीसरे दिन अवैध काम रोकने के लिए, अवैध उत्खनन रोकने के लिए उसने यदि कोई कार्रवाई की तो उनका ट्रांसफर हो गया था। इनका परिवार, इनके पूरे रिश्तेदार, इनके भाई बंधु जिस तरह से अवैध उत्खनन में लिप्त हैं, गोली पे नोक पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं, इसके बाद में जनता से जाके माफी मांगते हैं, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है। और मैं बताना चाहता हूं, जो मंत्री जी हैं ये अभी के माफिया नहीं है, ये बहुत पुराने माफिया हैं। रीवा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी RSS पर निशाना साधा। पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विचारधारा के लोग पैरों से तिरंगे को कुचलते हैं। साथ ही कहा कि राष्ट्र के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा देश के लिए समर्पित किया हो तो वो राष्ट्रवादी हैं। जिस तिरंगे को आज लहरा रहे हैं, ये तिरंगों के क्या पैरों तले रौंदने वाली विचारधारा कौन थी? क्या उस तिरंगे का सम्मान का नारा देने वाले आज भी उनके RSS के कार्यालय में तिरंगा फहराया जा सकता है क्या? आचरण से अलग होता है और कहने से अलग होता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में चक्का जाम कर रही है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रदेश भर में केस दर्ज किए गए हैं। ताकत से लड़ेंगे हम, किसी भी स्तर पर न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, छत्तीसगढ़ के हित के लिए हम लड़ते रहेंगे। गिरफ्तारी भी देंगे अगर ऐसा होगा, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी देंगे। भूपेश को इस बात से परहेज है कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं। उन्हें आपत्ति है ईडी लगातार नेताओं पर निशाना क्यों लगा रही है। अरे भाई, 4 साल से कोयले की दलाली खाओगे तो ईडी नहीं आएगा तो भारत रत्न के लिए आमंत्रण आएगा क्या? छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आज 11 विधानसभा क्षेत्रों में मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत स्थानीय विधायकों के निवास का घेराव किया। इसके तहत भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन ने कांकेर में, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव महासमुंद में, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम में, सांसद सुनील सोनी ने गुंडरदेही में कांग्रेसी विधायकों के निवास और कार्यालय का घेराव किया। ये फिलहाल आपकी स्क्रीन पर 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आज घेराव किया है, प्रदर्शन किया है। 16 लाख गरीब परिवारों के साथ अन्याय करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने किया है। 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया है। हमारा खुद के जमीन का पट्टा होने के बाद में हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे, और सरकार ने जो लेकर के रोक करके रखा, उसके खिलाफ में आज हम विधायक कार्यालय का घेराव करने आए हैं। पुरानी पेंशन योजना में विसंगतियों को लेकर छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले समेत प्रदेश भर में शिक्षक एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। आज पूरे प्रदेश के तमाम शिक्षकों ने सभी जिला मुख्यालयों में धरना दिया। तो जो वरिष्ठ साथी है, आप सोचते अभी तो ये 4 तस्वीरें हैं रायपुर, जांजगीर, जगदलपुर और अंबिकापुर की, जहां पर प्रदर्शन किया गया है। पूर्ण पेंशन के रूप में वो दें। साथ में प्रदेश भर के जो शिक्षकों की वेतन विसंगति है, सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति है, उसको दूर करें। इन सब बातों को लेकर सभी जिला मुख्यालय में शासन प्रशासन के कार्य प्रणाली को देखकर हल्ला बोल आंदोलन पूरे प्रदेश में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच में कहा था कि इस विषय में मैं गंभीरता से विचार करूंगा और प्रथम नियुक्ति तिथि से OPS देने की जो है व्यवस्था की जाएगी, लेकिन OPS नहीं देने से पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा आक्रोश व्याप्त हो गया है। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में हमारे साथी जो है धरना प्रदर्शन रैली के द्वारा ज्ञापन जो है सौंप रहे हैं। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश भर की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ने रायपुर में धरना प्रदर्शन दिया। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पूरे प्रदेश से आई आंगनबाड़ी सुपरवाइजर इकट्ठा हुई और अपनी मांगों को लेकर आवाज को बुलंद किया।
ये आज 1 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन हम लोगों ने किया है। इसके बाद हम 5 दिवसीय आंदोलन अपने अपने जिले पर करेंगे और इसके बाद हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल तक हमने अपनी रणनीति तय की है कि हम आगे उस लेवल तक अपने आंदोलन को लेके जाएंगे, लेकिन इस बार हम अपनी वेतन विसंगति दूर करवा कर ही मानेंगे। तो हम शासन से करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। हम शासन से लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम शासन का सहयोग ही करना चाहते हैं। शासन ने हमको यहाँ तक बैठाया, हमको यहाँ तक पहुँचाया, तो हम एक छोटी सी और जायज़ मांग कर रहे हैं। कोई बहुत सारा सिर्फ एक ही मांग है और कुछ नहीं? सिर्फ केवल और केवल एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति की, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 4 महीने से आंदोलन कर रही दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाओं का प्रदर्शन जारी है। विधवाओं ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सत्यनारायण की कथा का आयोजन कराया। सारी विधवाएं और उनके परिजनों ने उपवास रखा। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि आपकी बहू बेटियां यहाँ पर अपनी मांग अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठी है, तो आज कैबिनेट बैठक में हम लोगों का आप निराकरण कर दीजिए। और आज सत्यनारायण की कथा है, तो हमें उम्मीद है आज कैबिनेट बैठक से कि हमारी मांग पूर्ण करेंगे। नियुक्ति आज बैठक है कैबिनेट, उसमें हमारे अनुकंपा नियुक्ति की ये कर दे, निराकरण कर दे करके हम लोग आज सत्यनारायण के कथा रखें। चुनावी साल में संतों के दरबार में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सीहोर के कोबेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा के दरबार में बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद लिया। क्योंकि आप जैसे भक्त सनातन धर्म के प्रति आस्था के साथ जुड़े हुए रहते हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार चुनाव से पहले विकास कार्यों को पूरा करने में जुट गई है। सरकार ने इंदौर समेत प्रदेश के अन्य नागरीय निकायों को सड़क निर्माण और विकास के लिए 750 करोड़ की राशि वर्चुअल जारी की है। इंदौर का मॉडल जिस प्रकार से काम कर रहा है, हम 7वीं बार भी स्वच्छता में देश में नंबर 1 रहेंगे। नगरीय निकायों को करीब 750 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है, जिसमें इंदौर को भी जो धनराशि 25 करोड़ की मिल रही है, उससे भी हम इंदौर की प्रमुख सड़कें, जिसमें विशेष रूप से बाईपास की रिंग रोड का कायाकल्प करने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दर तय करने में बिजली नियामक आयोग 21 और 22 तारीख को जन सुनवाई करने जा रहा है। मंगलवार यानी कि 21 तारीख को कृषि, घरेलू और गैर घरेलू वर्ग के लोगों को सुना जाएगा, जबकि बुधवार 22 तारीख को उच्च दाब, निम्न दाब और नगर निगम, निकाय, ट्रेड यूनियन वर्ग के उपभोक्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के नाम गोंड राजाओं और रानियों के नाम पर रखने की कवायद शुरू हो गई। इसी कड़ी में अब जबलपुर स्टेशन को गोंडवाना की रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा। जबलपुर रेलवे स्टेशन का विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर होगा। लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से ये रिमॉडलिंग का काम होगा। ये जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग होगी, टर्मिनल बिल्डिंग होगी, ये वाटरफॉल जो भेड़ा घाट है उसको देखते हुए इसका जो लुक होगा वो उसके अनुसार होगा। चुनावी साल में एक बार फिर बिलासपुर में शहर विकास के फंड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। शासन ने नगर विकास के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। चुनावी वर्ष में मिले राशि को चुनावी फंड से जोड़कर देखा जा रहा है। निगम, सरकार और विपक्ष अब इसे लेकर आमने सामने हैं। बिलासपुर विधानसभा में पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन हुआ था। आते ही साथ उन्होंने कहा था इस नगर निगम को मैं 100 करोड़ दे रहा हूं इस शहर के विकास के लिए। 4 साल बीत गया, एक फुटी कौड़ी शहर को नहीं मिली विकास कार्य के लिए। आज चूंकि चुनावी वर्ष है तो 50 करोड़ रुपया ऊंट के मुंह में जीरा के समान होता है। 50 करोड़ दे के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पर जो पैसा अभी हम लोगों के पास है और जो मिला है वो भी अभी कम है, और भी पैसे की ज़रूरत है। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश भैया से निवेदन करेंगे, चूँकि ये परसीमन में बड़ा नगर निगम हो गया है, इसलिए यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने का बोलेंगे। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म जिसका नाम तू झूठी मैं मक्कार, ये फिल्म का नाम है, कि प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने फेमस जलेबी का स्वाद चखा और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं 8 मार्च तक केवल झूठ ही बोलेंगी, लेकिन आप श्रद्धा कपूर से प्रेरणा मत लीजिएगा, आप सच ही बोलिएगा।
पहली बार इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि यार जो सेट पे हो रहा है किसी को मतलब पता नहीं है क्या हो रहा है, कौन ज्यादा झूठ बोल रहा है, कौन मक्कारी कर रहा है, तो वो पूरा सस्पेंसफुल लव रंजन हमें रखते थे एंड बहुत ज्यादा मजा आया। हालांकि इनको इंदौर अच्छा लगा और इन्हें मजा आया, ये बड़ी अच्छी बात है। राजनांदगांव जिले में नक्सली हमले में शहीद जवानों को सोमवार को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी और एसपी ने शहीदों को पार्थिव देह को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनकी पार्थिव देह उनके गृहग्राम रवाना की गई। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम दंतेवाड़ा और डोंगरगढ़ भेजा गया। ये दोनों एमसीपी के लिए निकले हुए थे और वहीं पे जहाँ पे बॉर्डर है वहीं पे पहले ही नक्सली घात लगा के बैठे हुए थे और इनके वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बहुत क्लोज रेंज से फायरिंग करके और इनको दोनों हमारे जवान हैं उसमें शहीद हो गए। उस फायर जो घटना घटी है ये कैसे घटी है, किसने इसको अंजाम दिया है, किसने उसकी मदद की है, कौन उसका इन्फॉर्मर है, क्या क्या चीज़ें इसके पीछे, कब का प्लानिंग चला है, कब चला है, कब से चला है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तय होगा। जबलपुर में बीते दिनों रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन में 2 बाइक सवारों ने देशी बम फेंके, जिसके विरोध में एनएसवाई कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर प्रदर्शन किया। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बमबाजी की घटना हुई, उस घटना के बाद हमने माननीय कुलपति जी को एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये चेताया, ये मांग करी कि आप जल्द से जल्द रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, अन्यथा आप इस्तीफा दें। छात्र संगठन की जो मांगे हैं, जो न्यायोचित हैं, उसको मान्य किया जाता है और जो भी उनके नियम के अनुसार है वो सब पूरा किया जाएगा। खंडवा में 30 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। दरअसल अहमदपुर खैगांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में खराब या बासी खाना खाने से सभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दस्त हो रहा है, उल्टी हो रही, दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, बुखार आ रही है। गंभीर तो है ना, कोई गंभीर भी है। अभी इलाज भी करवाया, 3 रोज से इलाज भी चल रहा है इनका। पूरे गांव से कई लोग आए हैं दस्त की शिकायत लेके, उल्टियां, जी घबराना, ये सारी शिकायतें लेके आए हैं। इन लोगों का प्राथमिक उपचार यहाँ दिया गया है। जो लोग जिनकी लूज मोशन ज़्यादा हो रहा है, दस्त ज़्यादा लग रही है या उल्टियाँ लग रही हैं, उनको उनके अनुसार वार्डों में एडमिट करके दवाइयाँ दी जा रही हैं। इस साल के आखिर तक मिजल्स रुबेला यानी खसरा बीमारी को मध्य प्रदेश से खत्म करने का टारगेट रखा गया, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में फिर से इस बीमारी के केस सामने आने के बाद बीमारी की रोकथाम और इसे लेकर चलाए जा रहे अभियान पर पानी फिरता दिख रहा है। ये तो एक सीजनेबल है, ये भी अभी इंक्वायरी चल रही है, सब हमारी टीम गई है और अभी अगर हम ऑल ओवर इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ केसेस नगण्य हैं और इसमें चूंकि हमारा MR वैक्सीन का अभियान भी चल रहा है, वैक्सीन का हमारा कवरेज भी 93% से ऊपर हो गया है। जबलपुर में नए अस्पताल का लोकार्पण का इंतजार है। दरअसल बरगी ब्लॉक में आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर बरगी अस्पताल का निर्माण 1 साल पहले किया गया था, लेकिन अस्पताल के गेट पर लोकार्पण न होने की वजह से आज भी ताला लटका हुआ है। मुख्यमंत्री जी से मैंने 5 बार तारीख मांगी। वो मुख्यमंत्री से एक बार मेरी व्यक्तिगत चर्चा भी हुई तो हमने कहा आप इसका लोकार्पण कर दें। अभी 1 महीने पहले CM का फोन आया कि सर लोकार्पण करते हैं। हमने भवन का लोकार्पण नहीं करवाना, हमें अस्पताल का लोकार्पण करवाना है, जहां पूरे संसाधन हो, स्टाफ हो, इक्विपमेंट हो। ये बात सही है कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रयास हो रहे हैं डॉक्टरों की भर्ती के। आने वाले समय में वो बहुत जल्दी उसका लोकार्पण भी होगा और वहाँ डॉक्टरों की टीम लगेगी। छिंदवाड़ा के लाल गांव में रैली में पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में शनिवार को धार्मिक झांकी निकालने के दौरान विवाद हुआ। विवाद के बाद दूसरे दिन रविवार को हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस की मौजूदगी में विशाल झांकी निकाली। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में ही उपद्रवियों ने पत्थर भी बरसाए। रायपुर पुलिस ने होली त्योहार के साथ रायपुर शहर में आयोजित कांग्रेस के महाधिवेशन के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई की है। विशेष धरपकड़ अभियान चलाया है, जहां 217 गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
आगामी होली के त्यौहार के मद्देनज़र रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर यहाँ पे की है और शहर में जो करीब 20 थाने जो हैं उनमें करीब 217 जो गुंडा बदमाश हैं उनकी धरपकड़ अभियान आज सुबह चलाया था। हमारे साथ रायपुर एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी जी हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कार्रवाई की गई है, किस तरीके की धरपकड़ और किस तरीके कितने लोगों को यहाँ पे लाया गया। ये एक बड़ा अभियान होली से पहले किया गया है, किस तरीके का अभियान किया गया है और कितने लोगों को पकड़ा है? रायपुर पुलिस द्वारा जो है अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो है एक गुंडे बदमाशों की गिरफ्तारी और धरपकड़ का अभियान चलाया गया था। इसमें कुल 217 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिसमें 129 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं। 59 लोगों से अलग अलग प्रकार के चाकू और नुकीले हथियार जब्त हुए, उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और 16 लोगों से जो है 34(2) के तहत आबकारी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान 11 वारंटियों को भी पकड़ा गया है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी, जो पूर्व में चाकूबाजी या फिर 307 के मामले में जेल में रह चुके हैं। तो इनकी लिस्ट तैयार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था और उन्होंने अलग अलग थाना क्षेत्रों में ऐसे लोगों की लिस्टिंग की जिसमें लगभग 15 दिन का समय लगा है और आज सुबह सुबह अलग अलग 10 टीमें बनाकर इनकी गिरफ्तारी की गई। 20 थानों से इनको गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया है और इनको जो है अलग अलग धाराओं के तहत इनको इन पर कार्रवाई की गई है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल अरपा बैराज निर्माण का काम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। शहर के शिवघाट और शनिचरी पचरी घाट में बैराज निर्माण प्रस्तावित है। 56% कार्य पूर्ण हो गया है और इसमें अभी पियर के कुछ भाग की ढलाई बाकी है। पचरी घाट और शिवघाट दोनों बैराज को जून 2023 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है। रायगढ़ में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड निर्माण की योजना 3 सालों के बाद भी जमीन पर नहीं उतर पाई है। रायगढ़ शहर से उड़ीसा, मध्य प्रदेश और यूपी की ओर से तकरीबन 70 से अधिक बसों का परिचालन होता है। नगर निगम रायगढ़ के द्वारा बस स्टैंड कोस रामपुर आशीर्वाद कॉलोनी के पीछे शिफ्ट किए जाने के लिए पिछले 3 वर्ष से प्रस्ताव बन के तैयार पड़े हुए हैं। निगम सरकार ने जिला प्रशासन दोनों इस मामले को लेकर काफी गंभीर नहीं है, पूरी तरह उदासीन है। केवड़ा बड़ी बस स्टेशन को शिफ्ट करने के लिए रामपुर आशीर्वाद पुरम कॉलोनी के पास शिफ्ट करने के लिए पूर्व में ही स्वीकृति मिली है और 5 करोड़ की राशि के लिए हमने प्रस्ताव भेज चुके हैं। जैसे ही शासन से स्वीकृति आती है तो हम उसका निर्माण कार्य शुरू करेंगे। धार के जूना पानी में भगोरिया पर्व की धूमधाम से शुरुआत हुई। पर्व के दौरान गांव में मेले का आयोजन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर यहाँ पत्थर के चट्टान में एक शिवजी और पार्वती जी की मूर्ति है। जब से ये प्रकट हुई है मूर्ति, तब से यहाँ का भगोरिया शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश में फरवरी के महीने में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। मध्य प्रदेश के आसपास कोई भी वेदर सिस्टम अभी फिलहाल एक्टिव न होने की वजह से गुजरात और राजस्थान से गर्म हवाएं सीधे प्रदेश में आ रही हैं, जिसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमानों में बढ़ोतरी होने लगी है और गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। जो अर्थ रेडिएट करती है, कोई बादल उधर कुछ है नहीं, मॉइस्चर नहीं है, तो टेम्परेचर भी कम, मिनिमम जो कम जा रहे हैं, नॉर्मल जा रहे हैं। मतलब आगे आगामी दिनों में जो है तापमान जो है दिन के तो बढ़ेंगे और न्यूनतम तापमान भी थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं, मगर ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, +-2 रहेंगे। और ठंड का तो अभी फरवरी का महीना ठंड का रहता ही है, मगर ये सुबह शाम को ठंड रहेगी और दिन में जो है गर्मी रहेगी। मार्च को जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर में होलकर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर काफी रोमांचक हो सकती है, नहीं कांटे की टक्कर हो सकती है, हालांकि अब तक तो नहीं हुई है। टीम इंडिया के 6 महीनों के अंदर ही होलकर मैदान पर तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेलने से फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ की पिच पर भारत का बेमिसाल प्रदर्शन रहा है। इंडिया टीम इस ग्राउंड पर अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी है और जैसे ऑस्ट्रेलिया प्रदर्शन कर रही है, उम्मीद है कि वो तीसरा भी टेस्ट नहीं हार पाएगी। चूंकि नागपुर टेस्ट की बात करें तो दोनों पारियों में मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 टीम 268 रन बना पाई। अगर दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो दोनों पारियों में मिलाकर 376 रन बना पाई। तो लगता नहीं है कि यहां पर यह मैच वो जीतने के लिए खेलेगी। फिलहाल हमारे संवाददाता
रवि हेमराज सिसोदिया ने एक जायजा लिया है पिच का, वहां आपको ले चलते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में, जो कि टेस्ट मैच होने वाला है, वह 1 से 5 मार्च तक इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इसको लेकर इंदौर के होलकर स्टेडियम में खासा तैयारी की जा रही है। अभी फिलहाल आपको होलकर स्टेडियम के ऑन ग्राउंड हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैदान जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयार किया जा रहा है। हालांकि अच्छी बात ये है कि पिछले 6 महीनों में इंदौर के जो दर्शक हैं या आसपास से जो मैच का लुत्फ उठाने वाले दर्शक हैं, उन्हें तीनों ही फॉर्मेट का बहुत ही आनंद लेने को मिल पाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो T20 और वनडे सीरीज़ का फॉर्मेट के मैच जो है हाल ही में पिछले 2-3 महीने में दोनों मैचेस हुए हैं, और ऐसे में अब तीसरा जो मैच है वो टेस्ट मैच होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच यह टेस्ट सीरीज़ चल रही है। 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ में 2 मैच टीम इंडिया जीत चुकी है, और अगर इंदौर के होलकर स्टेडियम की हम बात करें तो खासा यह काफ़ी अच्छा अनुभव यहाँ पर अभी तक के सभी मैच फॉर्मेट्स में रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रन यहाँ पर बनते हैं, और ग्राउंड में भी जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड माहौल रहता है। यहाँ पर फैन जो हैं वो काफ़ी टीमों को चीयर अप करते हैं। तो फिलहाल अगर बात करें तो होलकर स्टेडियम में भी आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो जोरों शोरों पर हैं, और माना जा रहा है कि 27 से 28 तारीख को टीम इंडिया जो है वो दोनों ही टीमें जो हैं वो मैच के 2 से 3 दिन पूर्व यहाँ पहुँच जाएंगी, और उनके प्रैक्टिस सेशन अलग अलग होंगे, और उसके बाद में 1 से 5 तारीख इंदौर के होलकर स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो तीसरा टेस्ट मैच है वो खेला जाना है। और फैंस के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी ज़रूर कहेंगे ये, क्योंकि पहले जो मैच था यह हिमाचल में होना था, लेकिन वहाँ पर मौसम की खराबी के चलते BCCI ने इस मैच को होलकर स्टेडियम में शिफ्ट किया था। कैमरा से संतोष जेठवन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। तो रीवा से एक बड़ी खबर है, भोपाल जा रही ट्रेन में आग लग गई। स्टेशन में खड़ी हुई ट्रेन में आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं। स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। रीवा रेलवे स्टेशन की यह घटना है। ये ट्रेन जो है स्टेशन में ही खड़ी थी, उसी दौरान आग लगी है, और आग कैसे लगी है फिलहाल ये अज्ञात है कारण। और राजीव, कुछ पता चला क्या कि आग कैसे लगी? और दूसरी बात ये बताइए कि ये स्टेशन पे खड़ी थी या इसमें सवारी भी बैठी हुई थी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये रीवा से भोपाल रानी कमलापति के स्टेशन के लिए जो रेवांचल पर डे रहती है ये ट्रेन, यह 8:05 में छूटने वाली थी रीवा रेलवे स्टेशन से। उसी वक्त लगभग 8 बजे के आसपास 5 मिनट पहले ही इंजन के जस्ट पीछे वाली बोगी में अचानक से आग लग गई, और जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पे निर्मित हो गया, और काफी जो लोग वहां पे जो ट्रेन में जाने वाले थे, जो सवारी थे, सब बैठ चुके थे। और उसके जब आग लगने के बाद काफी लोग अफरा तफरी में आए, और यहाँ तक कि कुछ विंडो से लोग निकलने की कोशिश किए, कुछ गेट के माध्यम से बाहर आए। गनीमत यह रही कि कोई आग की चपेट में नहीं आया है जिसको उपचार के लिए भर्ती कराया जाए। कोई ज्यादा जख्मी नहीं हुआ है, सबकी हालत नाजुक थी वहां पे, कोई ज्यादा चपेट में नहीं आया आग के। और अगर जहां तक आग लगने की वजह की बात की जाए तो अभी तक कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आग लगने की वजह नहीं पता चल पाई है, सामने नहीं आई है बात कि किस वजह से अचानक से इंजन के जस्ट पीछे वाली बोगी में आग लगी, जिसके बाद यह अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। काफी अव्यवस्था हुई वहां पे, हालांकि तुरंत ही रेलवे के वहां पे कर्मचारी पहुंचे और आग पर काबू पाया, और किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। शुक्रिया जानकारी के लिए राजू आपका। ये आपका अपना चैनल IBC24 है। अगर 11:32 भी है और 33 मिनट भी है, तब भी यहां लाइव खबरें दिखाई जाती है। हम आपके लिए लगातार काम करते हैं। तो गरीबदर ट्रेन में बम की खबर मिली थी, अज्ञात कॉल से मिली बम रखे जाने की सूचना। मुरैना से बम स्क्वाड दस्ता भेजा गया। बारीकी से ट्रेन के डिब्बों की जांच हो रही है। ट्रेन की BDS टीम ने जांच नहीं मिला है, यानी बम नहीं मिला है। सत्येंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सत्येंद्र, क्या हुआ, किसने जानकारी दी, तो कुछ पता चला पुलिस को? बिल्कुल, हालांकि इस पूरे मामले में देखा जाए तो ये जो ट्रेन है वो दिल्ली से चेन्नई के लिए जाती है। गरीब रथ ट्रेन है, और एक फोन कॉल आया रेल विभाग के अधिकारियों के पास कि इस ट्रेन में बम लगाया जा चुका है, और जो भी यात्री है उनको उड़ाए जाने की धमकी भी दी थी। उस पर जो धौलपुर स्टेशन है वहां पर ट्रेन को रोका गया। सभी
जितने भी पैसेंजर्स हैं सभी को बाहर निकाला गया। मुरैना बम स्पॉट और राजस्थान का जो बम स्पॉट है और भी अन्य जगह से ये सारे बम स्पॉट की जो टीम है वो वहां पर दस्ते लगा दिए गए थे और पूरी तरह से पूरी ट्रेन की जो जांच है वो की जा रही है। कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए, ट्रेन अभी वहीं स्टेशन पर खड़ी हुई है। कुछ 5 ऐसे संदिग्ध लोग थे, उनकी गिरफ्तारी भी की गई है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि अभी पूरी जो ट्रेन है उसकी बिल्कुल सघन सर्चिंग की जा रही है। उसके बाद ही ट्रेन को रवाना किया जाएगा कि क्या है इसमें, या ये जो फोन कॉल आया है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग तो नहीं है, या कुछ ना कुछ बम या कोई भी इस तरीके का कोई भी बैग या कोई अभी तक मिला तो है नहीं, लेकिन हालांकि जांच की जा रही है। 5 लोगों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी किया भी जाना चाहिए गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका सत्येंद्र। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।